हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का ट्रांसफॉर्मर के वन शॉट रिवीजन पर। जय जगन्नाथ सभी को। जल्दी से सेशन पे लाइव हो जाएंगे सभी लोग। सो आज एक सिंगल क्लास में ही आपके लिए ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें कौन कौन से पोर्शंस मैं आपके टच करने वाला हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जो बातें आपसे हम करेंगे वह सिलेबस कुछ ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ऑपरेशन क्या है, टेस्टिंग एंड लॉसेस क्या है, परफॉर्मेंस पैरामीटर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, देन पैरेलल ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारी की सारी बातें एक ही क्लास में हम लोग करने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म पर करेंगे, अननेसेसरी डिटेल हमको नहीं करनी है यहाँ पर। एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। इज इट क्लियर, यस और नो? तो अगर यह चीजें क्लियर है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मर और क्या है यहाँ पर इसके ऑपरेशन, कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एक शॉर्ट थ्योरी पर ही आपके लिए लगभग सफिशिएंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए। सो व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर सो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ये क्या है? ये एक स्टैटिक डिवाइस होती है। यह एक स्टैटिक डिवाइस है दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ठीक है, इट इज एन स्टैटिक डिवाइस। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस that transfer energy that transfer energy from one circuit to another circuit। ठीक है, जो कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो सर ये काम क्या करता है? तो ये काम क्या करता है? तो सिंपली ये जो काम करता है वह आपका वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है। ये क्या करता है? ये वोल्टेज को आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा, मतलब वोल्टेज करेगा तो फिर ये करंट भी करेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? इट्स एन स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विद, ये क्या करने वाला है? चेंज इन वोल्टेज एंड करंट। चेंज इन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ये क्या चेंज करता है? तो भाई साहब ये वोल्टेज एंड करंट को चेंज किया करता है। जैसे कि मोटर आपकी होती है वह एनर्जी के फॉर्म को बदलती है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करता है और जनरेटर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करता है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर ऐसा एनर्जी चेंज नहीं होती है। यहां पर सिर्फ आपका इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल ही चेंज हो, आपका ट्रांसफर होगी। ओनली यहां पर जो काम होने वाला है, ओनली यहां पर जो काम होने वाला है वह आपका वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात पर आइए, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ध्यान रखेंगे ये कैसी डिवाइस है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ठीक है, ये कैसी डिवाइस है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है, ना कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है लाइक मोटर एंड जनरेटर। क्यों आप ये बात कह पा रहे हैं कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है? क्योंकि यहां पर जैसे ये हमने देखा, ये ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग हो गई और यह ट्रांसफार्मर की मेरे दोस्त दूसरी वाइंडिंग हो गई, दिस वन। तो यहां पर इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल I1 ले लीजिए, इनपुट आपने दिखा दिया कि देखिए सर यहां पर V1 है और यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि यहां पर हमारा लोड लगा होगा। ठीक है, यहां पर हमारा लोड लगा होगा। दूसरी बात, यहां पर फ्लक्स आया है। ठीक है मित्रों, यहां पर क्या है? फ्लक्स है।
सो यहां पर जो रिलेशन, यहां पर जो कनेक्शन है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वाया मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर हम यहां पर एनर्जी देखें कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे हुआ है, तो पहले तो यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म पर थी, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई, तो मतलब है किस फॉर्म पर आ गई, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक फॉर्म पर आ गई, एंड देन मैग्नेटिक से अगेन इलेक्ट्रिकल फॉर्म पर आ गई, देन मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल फॉर्म आ गई। तो यहां पर आप एनर्जी कन्वर्जन क्या बोलेंगे फिर से कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है ये, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी एंड पावर कांस्टेंट रहता है, हियर फ्रीक्वेंसी एंड पावर, हियर फ्रीक्वेंसी एंड पावर remains constant, remains constant in both primary and secondary winding, ठीक है जी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहां पर वोल्टेज सॉरी फ्रीक्वेंसी एंड पावर क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड पावर रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पर क्या क्या कांस्टेंट आपको दिखाया हमने कि यहां पर फ्रीक्वेंसी एंड पावर कांस्टेंट रहा करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड पावर कांस्टेंट रहता है। अगर मैं लोड के पर्सपेक्टिव से आपसे बोलूं, अगर बच्चों मैं लोड के पर्सपेक्टिव से अगर आपको बोलूं, तो मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि चूंकि यहां पर आपका लोड लगा है, लोड वेरिएशन भी होगा, किंतु उसके बाद भी यह यहां पर फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इट हैज कांस्टेंट फ्लक्स, इट हैज कांस्टेंट फ्लक्स irrespective of irrespective ऑफ लोड। ध्यान रखिएगा, लोड आपका कितना भी चेंज हो जाए, ये आपका यहां पर क्या रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। फ्लक्स कांस्टेंट बोल दीजिए या फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट बोल दीजिए, दोनों चीजें आपके यहां पर बच्चों कांस्टेंट रहने वाली है। अगली बात, आप यहां पर देखिए एक पोर्ट ये बना है और एक पोर्ट ये बना है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि सर इट्स अ टू पोर्ट डिवाइस, इट्स अ टू पोर्ट डिवाइस, ओके, इट्स टू पोर्ट डिवाइस। ये कैसी डिवाइस है, यहां पर कितने पोर्ट्स है, तो यहां पर टू पोर्ट्स होते हैं। चलिए अगली कुछ बातें देखें। अगर यहां पर मैं V1 और V2 के मध्य का फेज डिफरेंस चेक करूं, जो कि आगे मैं आपको फेजर पे दिखाऊंगा, सो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि इट इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस, इट इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस। चूंकि मैं इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिवाइस कह रहा हूं, तो मैं यहां पर इसको अगर मैं फीडबैक समझूंगी, क्या कहीं इस पे फीडबैक आ रहा है, तो हाँ सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है, तो मैं इसको निगेटिव फीडबैक डिवाइस भी बोल सकता हूं। मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों कि इट इज निगेटिव फीडबैक डिवाइस। मैं इसको क्या बोल सकता हूं बच्चों, इट इज
निगेटिव फीडबैक डिवाइस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक क्यों बोला था? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। इट डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी करता है कि भैया इसमें फ्रिक्शन लॉस कितना है, जब मूविंग पार्ट नहीं है तो फ्रिक्शन किस बात का, तो फ्रिक्शन लॉस जीरो। स्टैटिक डिवाइस कांस्टेंट पावर डिवाइस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। यहां पर फ्लक्स भी मेरा कांस्टेंट होता है, यहां पर फ्लक्स भी मेरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये तो एडिशनल बातें थी काफी। दूसरा, ये टू पोर्ट नेटवर्क आपका एक प्रकार से बन रहा है। फ्लक्स कांस्टेंट दिखाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बोला कि इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक से अगेन इलेक्ट्रिकल, यहां पर एनर्जी कन्वर्जन होता है दोस्तों। ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। जहां पर भी कोई इशू होगा देन यू कैन से, आप मुझे बोल सकते हैं कि सर यहां पर कम समझ आया या ज्यादा समझ आया। ठीक है, आइए यहां पर ये वोल्टेज दिखाया V1 जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा है। इट इज V1। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है E1, नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, यहां पर लोड वोल्टेज है V2, करंट है I2, फ्लक्स फाई, फ्लक्स फाई। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है N2। ओके, ये है 180 डिग्री फेज शिफ्ट कैसा होता है, फेजर पे शो हो जाएगा, फेजर पे शो होगा। वेट फॉर द फेजर, अभी जस्ट इसके बाद फेजर आएगा, वहां दिखा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो काम करता है वे फैराडे के नियम पर काम करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द फैराडेज प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है जिस पर ये काम कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ, फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये बच्चों के सिद्धांत पे काम करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे जब प्राइमरी पर हम एसी सप्लाई देते हैं, प्राइमरी पर बच्चों जब हम एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई देने पर ये सर्किट प्राइमरी वाइंडिंग का कंप्लीटेड है। प्राइमरी वाइंडिंग का सर्किट क्या है बच्चों? यहां पर कंप्लीटेड है। क्योंकि ये सर्किट कंप्लीटेड है तो यहां पर करंट फ्लो होने लगेगी, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट, यहां पर फ्लक्स उत्पन्न हो गया। फ्लक्स आया फाई, यह फ्लक्स जाके सेकेंडरी वाइंडिंग पे लिंक कर रहा है, यह फ्लक्स जाकर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर लिंक कर रहा है। तो इस फ्लक्स फाई की वजह से, इस फ्लक्स फाई की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ E2 आ गया है। यह प्रिंसिपल बना है फैराडे का म्यूचुअल लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल लॉ ऑफ इंडक्शन। दूसरी बात, यही फ्लक्स जो था वह अपनी खुद की वाइंडिंग में भी लिंक किया है, उसकी वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E1। तो यह जो ईएमएफ था वह सेल्फ इंडक्शन की वजह से था, और जो E2 था वह म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से था। E1 किसकी वजह से था? E1 अगर आपसे कोई पूछे तो ये सेल्फ
इंडक्शन की वजह से था, सेल्फ इंडक्शन की वजह से था, और बच्चे जो E2 था वह था म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। E2 किसकी वजह से है? म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। और E1 जो है सेल्फ इंडक्शन की वजह से। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण मेरे दोस्त यहां पर क्या होता है कि महत्वपूर्ण क्या है कि प्राइमरी पर तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन ये लोड से थोड़ी कनेक्टेड है। यहां पर जरूर पहुंचना चाहिए, यहां पर जरूर पहुंचना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए फैराडे भैया ने कहा था कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी फाइव बाई डी टी। चूंकि यहां पर एसी वोल्टेज है, चूंकि यहां पर एसी वोल्टेज है, फ्लो होने वाली जो करंट होगी, अगर मैं आई नॉट सिर्फ दिखाऊं कि भैया अभी लोड नहीं कनेक्टेड है, प्राइमरी पर सिर्फ आई नॉट करंट फ्लो हो रही है, तो तो इस करंट का नेचर क्या होगा? तब भी एसी रहेगा। अगर एसी नेचर है तो फ्लक्स का नेचर क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स का नेचर होगा एसी। तो फ्लक्स का भी बच्चों नेचर क्या होगा? एसी नेचर का यहां पर फ्लक्स आएगा। तो अगर एसी नेचर का फ्लक्स है तो आप जरा रखिए फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई इज इक्वल टू बच्चों क्या रहेगा? फाई एम साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 आपको पता करवाऊं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्योंकि यहां पर बहुत डिटेल नहीं मुझे करना। तो E1 इज इक्वल टू N1 डी बाई डी टी। फाई की जगह क्या आ गया? फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, फाई की जगह बच्चों क्या आएगा? फाई एम साइन ओमेगा टी। माइनस साइन लगा दीजिए जिससे कि लेंज का नियम पूरा हो जाए। ठीक है जी। अगर आप इसको करते हैं, अगर आप इसको कर रहे हैं, तो देखिए आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि इट विल बी इक्वल टू N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1, सिमिलरली E2 भी आएगा। ठीक है, सिर्फ N1 की जगह N2 आ जाएगा वहां पर। वह जो रहेगा वह फ्लक्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करेगा, फ्लक्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग करेगा। आइए यहां पर ड्रॉ करते हैं आपके लिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज द वेव फॉर्म फाई, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ फाई, तो जो E1 एंड E2 आएंगे, जो E1 एंड E2 जो रहेंगे वह मेरे बच्चे ऐसे रहेंगे। ठीक है, यह E1 कॉमा E2 का वेव फॉर्म है। ठीक है, जो कि क्या है? 90 डिग्री लैग कर रहा है। E1 एंड E2 क्या आएंगे? 90 डिग्री लैग करेंगे। ये यहां से मुझे दिख रहा है, यहां से मुझे सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है जी। अब यहां पर आपसे कुछ बातें और कर लेता हूं क्योंकि चित्र यहां पर आपके पास अवेलेबल है। नो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्शन, नो कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहां पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कितना होगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी बच्चों यहां पर कितना है? इनफाइनाइट, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बच्चों ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, आगे की बातें बताते हैं फिर आपको। चलिए,
सो इसके बेस पे, अगर इसके बेस पे आपको हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो, अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, अच्छा उससे पहले एक काम कर लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 एंड E2 के फॉर्मूला देख लीजिए। सो E1, ये मैं आरएमएस वैल्यूज आपके लिए निकाल रहा हूं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन वन, 4.44 एफ फाई एम एन वन, ठीक है। सिमिलरली E2 विल बी इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन टू, ठीक है, 4.44 एफ फाई एम एन टू। तो ये आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी पर आ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये फॉर्मूले आगे, अगर मैं आइडियल मानूं, अगर मैं आइडियल सिचुएशन मानूं, अच्छा एक बात और बताऊं, यहां पर एक्चुअली क्या, अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा केवीएल यहां फेल होता है। यहां V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 निकला करता है। क्या निकलेगा? V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 निकलेगा, ठीक है। अब आइए, तो यहां पर अगर आपसे कहें कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 बाई N2, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आपके लिए बन गया, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला बन गया, बट साथ में ही E1 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई N2। तो इससे आप बता रहे हैं कि देखिए सर, ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी। ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। अब यहां पर जो टर्मिनोलॉजी कई बार यूज होती है वो जरा समझिए। यहां पर बच्चों टर्न्स रेशियो आप किसको बोलते हैं? N1 बाई N2 को टर्न्स रेशियो बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज नोन एज V2 बाई V1। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसको बोलते हैं? V2 बाई V1। अगर आप लॉसलेस समझे, अभी आइडियल कंडीशन नेक्स्ट पे दे रहा हूं, तो यहां पर आपके पास इक्वेशन होता है V1 बाई V2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 इज इक्वल टू I2 बाई I1। सर आपने आई का प्रवेश भी करा दिया, अभी तक हमको दिखाया नहीं है, दिखाएंगे अभी आई का प्रवेश कैसे हुआ तो ये भी दिखाएंगे। सो ये सिंपल सा रेशियो आपके पास आ गया, सिंपल सा रेशियो आ चुका है। कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कंडीशन ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बच्चों क्या कंडीशंस होती हैं? आइडियल ट्रांसफॉर्मर की क्या कंडीशंस हुआ करती हैं, आइए इसको कंसीडर करिए। पहली बात, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वह जीरो आपको मानना होगा। वाइंडिंग रेजिस्टेंस बच्चों आपको क्या मानना होगा? शून्य मानना होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोर लॉस जो रहेगा वाइंडिंग में वह भी 0 वाट आप मानेंगे। वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो है, कोर लॉस भी जीरो है, दूसरी बात। तीसरी बात पर आइए, यहां पर जो परमेबिलिटी मानेंगे आप, परमेबिलिटी वह इनफाइनाइट मानेंगे। मतलब सर, मतलब ये कि जितना भी फ्लक्स यहां उत्पन्न होगा प्राइमरी पर वह सारा का सारा सेकेंडरी पर चला जाएगा, ठीक है। सारा का सारा किधर चला जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग पे चला जाएगा। इट मींस कि जो परमेबिलिटी रहेगी कोर की, परमेबिलिटी ऑफ कोर, इसको और सही कर देता हूं, परमेबिलिटी ऑफ कोर शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है। परमेबिलिटी आपकी जो कोर की होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्योंकि आपने यहां पर मेरे दोस्त वाइंडिंग रेजिस्टेंस को, ओहो,
चूंकि आपने वाइंडिंग रेजिस्टेंस को जीरो किया था, तो अगर आप यहां पर इक्वेशन बनाते तो V1 इज इक्वल टू E1 बनता। ठीक है, वाइंडिंग में कोई लॉस नहीं दिखना था, वाइंडिंग में कोई लॉस नहीं आपका दिखना था, R1 नहीं प्रेजेंट है, लीकेज फ्लक्स नहीं प्रेजेंट है, तो फिर कोई बात ही नहीं होनी, तो फिर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए थी आपको। यहां पर जो फ्लक्स फाई आप शो कर रहे हैं वह एक्चुअली म्यूचुअल और यूजफुल फ्लक्स है। ये कौन सा फ्लक्स है मेरे दोस्त? दिस इज नोन एज म्यूचुअल एंड यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, अब यहां पर फ्लक्स से रिलेटेड कुछ बातें और कुछ महत्वपूर्ण बातें कि पहला नोट ही करके आपको देते हैं, नोट। हाउ टू गेट मिनिमम इनरस करंट, हाउ टू गेट मिनिमम inverse current, how to get minimum inverse current during ट्रांसफॉर्मर ऑन। ट्रांसफॉर्मर ऑन करने की दशा में कैसे आपको मिनिमम इनरस करंट प्राप्त हो सकती है, कैसे मिनिमम इनरस करंट प्राप्त हो सकती है? दो केसेस हम देखेंगे यहां पर, हम लोग दो केस पे बच्चों बातें करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर क्या एक दिक्कत होती है, यहां पर ट्रांसफार्मर को जब आप ऑन करते हैं तो कितने वोल्टेज के साथ आप ऑन करें कि आपको भैया दिक्कत ना हो, कि आपको यहां पर दिक्कत ना हो, ये एक क्वेश्चन अक्सर बना करता है। एक्चुअली जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ है, वह इनपुट वोल्टेज की तुलना में, यह जो फ्लक्स है वह V1 से 90 डिग्री लैग करता है। फ्लक्स जो है वह V1 वह V1 से 90 डिग्री लैग किया करता है, एक बात बस ये पता है। ठीक है, इसके बेस पे अगर हम V1 ये मान ले, ठीक है, ये आपका V कॉमा फाई की वेव फॉर्म है, ये V, तो ये फ्लक्स कैसे करेगा? फ्लक्स आपका करेगा 90 डिग्री लैग। तो देखिए, दिस इज माइनस फाई एम एंड दिस इज प्लस फाई एम। ठीक है, माइनस फाई एम एंड प्लस फाई एम। सो अगर आपने वोल्टेज जीरो दिया है, अगर मेरे दोस्त आपने वोल्टेज शून्य पर इसको ऑन किया, तो इन हाफ साइकिल जो फ्लक्स के डिफरेंसेस हैं, इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल डेल्टा फाई अगर मैं कहूं तो फाई एम माइनस माइनस फाई एम, सो इट बिकम्स 2 फाई एम। तो हैवी इनरश करंट, हैवी इनरश करंट, दो गुना आपका फ्लक्स जाएगा। यहां पर क्या होगा बच्चे? दो गुना फ्लक्स इंड्यूस होना है। अब दो गुना फ्लक्स इंड्यूस होना है तो फ्लक्स आएगा कहां से? करंट से आएगा ना। अरे सर करंट से आएगा, तो लीजिए फिर यहां पर आपका हो गया। अच्छा, फिर एक आपको उपाय मैंने बताया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, यहां पर वोल्टेज एंड फ्लक्स का फिर से बनाइए। वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से चलाइए। ठीक है, अब जो वोल्टेज इनपुट कराइए वह वी मैक्स दीजिए। इनपुट वोल्टेज एट स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन वी मैक्स। कितना देना है? मैक्सिमम वोल्टेज आप यहां पर प्रोवाइड करिए। जब आपने मैक्सिमम वोल्टेज मेरे भाई यहां पर प्रोवाइड किया, तो देखो, तो फ्लक्स कैसे इंड्यूस होगा? फ्लक्स तो 90 डिग्री, देखो जब यहां पर 90 था तो ये जीरो था, तो ये देखिए, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द फ्लक्स। तो अभी हाफ साइकिल में कितना है? तो अभी हाफ साइकिल में जो डेल्टा फाई है वह फाई एम है। ठीक है, नाउ इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल अगेन डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई एम माइनस जीरो, इट इज गिवन बाई फाई एम, इट इज गिवन बाई फाई एम। So to get minimum inrush current during transformer turn on, you should apply voltage maximum। ठीक है, आपको कौन सा वोल्टेज अप्लाई करना चाहिए? तो आपको मेरे दोस्त मैक्सिमम वोल्टेज उस समय ट्रांसफार्मर पे
अप्लाई करना चाहिए जिससे कि ट्रांसफार्मर पे जो इनरस करंट है वह बहुत हाई नहीं आने पाए, जिससे कि ट्रांसफार्मर पे जो इनपुट वोल्टेज है वह बहुत ज्यादा हाई नहीं होने पाए। ओके, एक बार देखिए, 10 सेकंड है मात्र आपके पास। चलिए, अब आइए, अब आते हैं नो लोड का फेजर डायग्राम। नो लोड फेजर डायग्राम, पहले नो लोड का फेजर डायग्राम, फिर ऑन लोड के फेजर डायग्राम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, नो लोड फेजर डायग्राम। नॉर्मली बच्चों फेजर डायग्राम बनाने का एक नियम होता है, नॉर्मली फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का एक सिंपल सा रूल होता है। द रूल इज सेइंग कि द रेफरेंस लाइन शुड बी द रेफरेंस लाइन शुड बी द कॉमन क्वांटिटी। जो कॉमन क्वांटिटी आ रही हो आपके सर्किट में, दैट शुड बी द रेफरेंस लाइन। अच्छा सर, कॉमन क्वांटिटी देख के बताइए, यहाँ पर कॉमन क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी में सर कुछ कॉमन नहीं है, फ्लक्स कॉमन है। यहां पर कौन कॉमन है? म्यूचुअल फ्लक्स कॉमन है। ठीक है, कौन कॉमन था? तो म्यूचुअल फ्लक्स कॉमन था। तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि यार एक काम करिए, ये रख दीजिए 5m। ठीक है, म्यूचुअल फ्लक्स 5m। म्यूचुअल फ्लक्स जो आया होगा वह बच्चे किसकी वजह से आया होगा? ये मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से आया होगा। किसकी वजह से आया होगा? मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से आया होगा। म्यूचुअल फ्लक्स किसकी वजह से आया होगा? मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो ईएमएफ है वह फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, तो इसको E1 मान लीजिए और इसको मेरे भाई E2 मान लीजिए, क्योंकि E1 E2 सेम फेज निकलते हैं। E1 E2 जो होते हैं वह मेरे दोस्त हमेशा सेम फेज हुआ करते हैं, उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता। E1 E2 आर एट 90 डिग्री लैग विद रिस्पेक्ट टू द फाइव। अभी एक बात और तुम्हें पढ़ा के आया हूं। क्या पढ़ा के आए हैं सर? सर ने पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 होता है। V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 होता है। लॉसलेस की बातें चल रही हैं, आइडियल कंडीशंस की बातें चल रही हैं। सो V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। ठीक है जी, ये आपका निकलता है। यह आपका क्या हो गया? ये आइडियल केस पर आपकी बातें हो रखी हैं। ये आइडियल, क्योंकि सेकेंडरी करंट नहीं है, सेकेंडरी करंट नहीं है अभी तक, ये नो लोड का फेजर डायग्राम है, तो आपको ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। तो आपको बच्चों कोई भी इशू नहीं होना चाहिए कि सर कैसे कैसे। तो यहां को अगर आप देख करके बोले तो आप सिंपल से बोल दीजिएगा कि E1 एंड E2 लैग्स म्यूचुअल फ्लक्स बाय म्यूचुअल फ्लक्स बाय 90 डिग्री। E1 एंड E2 म्यूचुअल फ्लक्स से कितना लैग करते हैं? सो बोथ आर लैगिंग बाय द 90 डिग्री एंड IM इज इन फेज विद phi m। ठीक है, दूसरी बात, IM लैग्स V1 बाई 90 डिग्री। अच्छा, मैंने इस बात को इसलिए लिख दिया प्रमुखता से क्योंकि प्रैक्टिकल पर भी यही होगा। क्योंकि मेरे दोस्त प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पर ऐसा नहीं कि कोई चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, उस पर भी आपका सेम टू सेम ही रहने वाला है। तो हमको यहाँ पर कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर हमको बच्चों कोई भी चिंता नहीं है। क्या आपके लिए यहाँ पर एक नोट लिखूं? चलिए, कोई बात नहीं। फेजर डायग्राम ऑन लोड, फेजर डायग्राम ऑन लोड।
ऑन लोड पर फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि अब यहां बना दिए तो सारे फेजर एक साथ है किए दे रहा हूं, नहीं ऑन लोड का फेजर डायग्राम तो थोड़ा सा लेट आता है जब आपका ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाया जा चुका हो, ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाया जा चुका हो। एक काम करते हैं, फिर कहो तो यहीं पे इसको रोक देता हूं अभी, फिर रिटर्न बैक आकर के फिर आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो आप इसको बस एक बार देख लीजिए और इसको एक बार आप और देख लीजिए सही से, देन मैं आपको बनाता हूं नेक्स्ट वन। चलिए चलिए एक बात और सीखिए, डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन सीखिए, और डॉट कन्वेंशन के साथ ही लीकेज फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे। ठीक है, ये तो डॉट कन्वेंशन के लिए हो गया, ये लीकेज फ्लक्स के लिए हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ ही। पहले चलिए, पहले लीकेज फ्लक्स को सीखिए। दिस इज V1, दिस वन इज योर लोड, ठीक है, ये लोड आ गया, एंड दिस इज E1, दिस इज E2, V2 ये V1 था, N1 N2, दिस इज फ्लक्स फाई, दिस इज फ्लक्स फाई। पहले हम लीकेज करंट का, लीकेज फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले हम लोग बच्चों क्या सीखेंगे, लीकेज फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यह जो फ्लक्स था, यह था म्यूचुअल फ्लक्स, अभी आपको बताया भी था, यह कौन सा था, म्यूचुअल फ्लक्स अथवा यूजफुल फ्लक्स, म्यूचुअल अथवा यूजफुल फ्लक्स। यह एक्चुअली वह फ्लक्स है यह एक्चुअली वह फ्लक्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी। फिर एक फ्लक्स है जो कि आपकी जानकारी पे नहीं होता है, किंतु ये खुद की वाइंडिंग पे बस लिंक करता है। ये ऐसे बच्चों लिंक करता है, ये फ्लक्स या तो खुद की वाइंडिंग पे लिंक करता है या एयर गैप पे चला जाता है, या तो खुद की वाइंडिंग पे लिंक करता है या फिर एयर गैप में चला जाता है, कहलाता है लीकेज फ्लक्स, कहलाता है लीकेज फ्लक्स। दिस इज फाई L1, दिस इज फाई L2। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स आपका मेरे दोस्त क्या होता है, लिंक्स टू लिंक टू ओन वाइंडिंग ओनली, ओन वाइंडिंग ओनली, ये सिर्फ खुद की वाइंडिंग पे लिंक करता है। ये क्या करता है, जैसे प्राइमरी पर कोई फ्लक्स लीकेज हो रहा है तो इसका लीकेज का मतलब है कि ऐसा कुछ परसेंटेज ऑफ फ्लक्स दैट लिंक्स ओनली विद इट्स ओन वाइंडिंग, दैट लिंक्स ओनली विद इट्स ओन वाइंडिंग इज नोन एज लीकेज फ्लक्स। दूसरी बात, और इन एयर गैप, और या तो यह फ्लक्स आपका एयर गैप पर होगा, या तो एयर गैप पर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात,
जो यूजफुल फ्लक्स आता है, जो यूजफुल फ्लक्स आता है वह एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट से एक्चुअली थोड़ा सा लैग किया करता है, बट लीकेज फ्लक्स आर इन सेम फेज ऑफ इट्स ओन करंट। ठीक है, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स आर इन सेम फेज ऑफ इट्स करंट, ये अपनी करंट के सेम फेज में हुआ करते हैं। ये कैसे होते हैं मित्रों? तो ये अपनी करंट के सेम फेज पर होते हैं, मतलब जो I1 की वजह से प्रोड्यूस होगा तो वह फाई L1 उसके सेम फेज होगा, और ये जो फाई L2 है वह I2 के सेम फेज होगा, वह I2 के सेम फेज होगा। जबकि एक्साइटिंग करंट, जबकि नोट लिखिए यहां पर, फाइल नोट लिख लेते हैं यहां पर कि म्यूचुअल फ्लक्स लैग्स नियर 15 डिग्री बाई एक्साइटिंग करंट। जो एक्साइटिंग करंट अथवा नो लोड करंट जो आपकी होती है उससे लगभग ये 15 डिग्री लैग किया करता है, लगभग 15 डिग्री लैग करता है। ठीक है, अब आइए डॉट कन्वेंशन पे। आपने कहा कि सर डॉट कन्वेंशन हमें नहीं आता अभी, आइए सिखाते हैं। वाइंडिंग हमेशा ऐसे ही रैप करनी है। ठीक है, वाइंडिंग पर जल्दबाजी नहीं करना कि जल्दी जल्दी आपने उल्टा पुल्टा रैप कर दिया, वो फिर सही नहीं समझ आएगा आपको। तो दिस इज V1, दिस इज E1, E2 एंड दिस वन इज V2। ओके, यहां पर पहले आपको क्या है, पोलैरिटी जाननी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट करूं, वैसे तो साइनोसॉइडल पे फिक्स पोलैरिटी नहीं होती है, वैसे तो मेरे दोस्त साइनोसॉइडल पे फिक्स पोलैरिटी नहीं होती, किंतु उसके बाद भी अगर मैं लेट कर लूं कि नहीं यार मैं तो फ्रीक्वेंसी पोलैरिटी मानता हूं, तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस पोलैरिटी आपको शो कर दी। मैंने आपको क्या किया, प्लस माइनस पोलैरिटी बच्चों शो कर दिया। ओके, अगर मैंने आपको प्लस माइनस पोलैरिटी शो कर दी तो इसके बेस पर यहाँ पर जो आने वाली करंट है वह क्या हो जाएगी, वह I1, क्योंकि मैंने लोड कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि मैंने लोड कनेक्ट कर रखा है, इस वजह से मुझे I1 दिखानी पड़ेगी। अभी इधर E2 का क्या होगा, आई डोंट नो, E2 आई डोंट नो। सो मैंने यहां पर बच्चे जानबूझ के क्या किया कि यहां पर डॉट दिखाया, प्राइमरी वाइंडिंग पर इनपुट पे मैंने डॉट दिखला दिया कि ये रहा। ओके, सो अगर अब मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स का डायरेक्शन पता करिए तो थंब रूल यूज करिएगा। वैसे तो थंब रूल आपसे कहता है कि होल्ड द कंडक्टर इन सच अ वे बाय इट्स राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के द्वारा कंडक्टर ऐसे पकड़िए कि अंगूठा, थंब shows the direction of flux, thumb shows the direction of flux, and your curly finger will show the direction of thumb shows the direction of current, then your curly fingers will show the direction of flux। ठीक है, थंब किसकी दिशा दिखाए, करंट की दिखाए, और कर्ली फिंगर्स जो है वह फ्लक्स की दिशा दिखाए। अच्छा, यह चीज मुझे वाइंडिंग में अप्लाई करना कठिन हो जाता है, वाइंडिंग में अप्लाई करना काफी कठिन है, तो मैंने इसको अपोजिट कर दिया कि जो मेरी उंगलियां हैं इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, तो देखिए थंब फ्लक्स की दिशा क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ। तो अभी तक हमने कभी भी फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं दिखाया था, किंतु अब हम यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि हम किसी एक इंस्टेंट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम किसी एक इंस्टेंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो फ्लक्स की दिशा क्लॉकवाइज आई, फ्लक्स की दिशा क्लॉकवाइज आई। बच्चों यहां पर एक नेचर है, बच्चों यहां पर एक नेचर होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए बाय द फैराडेज लॉ लेंज का नियम अप्लाई होना आवश्यक है। ठीक है, तभी तो डायरेक्शन मिलेगा, नहीं डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड तो दिख जाता है, डायरेक्शन नहीं पता चल पाता कि करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो करेगी, ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा, ये सब यार पता नहीं चलता। तो फिर सर कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप एक काम करिए, इस वाइंडिंग को होल्ड करिए, इस वाइंडिंग को पकड़िए, और ऐसे पकड़िएगा कि यहां पर अपोज हो फ्लक्स का, फ्लक्स ऊपर से नीचे आ रहा है। आप देखिए
वाइंडिंग कैसे लपेटी गई है, ऐसे लपेटी गई है ना, ऐसे। तो मैंने इसको पकड़ा तो अंगूठा किधर गया, ऊपर की तरफ, इसने फ्लक्स का अपोज कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता तो बच्चे फ्लक्स सपोर्ट कर जाता। फ्लक्स को सपोर्ट मत करने देना, फ्लक्स को थंब के द्वारा अपोज करवाइएगा। तो अपोज करवाया तो ये जो फिंगर्स है मेरी, वे किसकी दिशा दिखाएंगे, ये किसकी दिशा दिखाएंगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो नाउ इट इज शोइंग लाइक दिस वन, कि सर जो करंट का डायरेक्शन है ना वो ऐसा है, ये है, यह है। ठीक है, तो बच्चे यहां पे डॉट कहां पर बनाऊं, ये डॉट बनेगा। प्राइमरी पर जो डॉट इनपुट के लिए होता है, बाकी सारी वाइंडिंग में वह आउटपुट के लिए बना करता है। ठीक है, बाकी सारी वाइंडिंग्स में आउटपुट डॉट दिखाएगा। मतलब अगर आप देखो तो वैसे भी यहां पर ये था साइन प्लस माइनस, तो यहां पर भी जो साइन है तो ये प्लस माइनस, क्योंकि इनपुट आउटपुट में अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो ये ध्यान रखिए कि डॉट आपका प्लस साइन है दिखला रहा था, तो अगर इनपुट में यहां प्लस दिखला रहा था तो आउटपुट में यहां पर प्लस दिखा रहा है। बात दोनों केसेस में सेम है, बात दोनों केसेस में सेम रहेगी। अगली बात समझिए, प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसने इनपुट से सप्लाई ली, ठीक है, उसने सोर्स से सप्लाई ली। प्राइमरी वाइंडिंग ने क्या किया मेरे बच्चों, सोर्स से सप्लाई ली। तो भाई साहब ने कंटिन्यू सोर्स से सप्लाई ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेने वाला है, ये ले रहा है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, प्राइमरी वाइंडिंग वे कैसे बिहेव करती है, एज एन सिंक की भांति। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा कैसा व्यवहार करती है, सिंक की भांति। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग कंटिन्यू सप्लाई दे रही है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग तो लोड को सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। ये मैटर नहीं कर रहा कि कहां से आ रही है, ये मैटर नहीं कर रहा। किंतु सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, अभी का सबको क्या दिख रहा है कि दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एकदम ब्रह्मा जी के यहां से कोई शक्ति आई है, यहां लगी, उसने ज्ञान चक्षु खोल दिए, नहीं, कहीं इनपुट तो रहा होगा। बट नाउ आई एम गिविंग, नाउ आई एम गिविंग, क्योंकि मैं आज दे रहा हूं। सो कैसा हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग बच्चों क्या हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग सोर्स की तरह व्यवहार करती है, सोर्स की तरह। अक्सर आपने देखा होगा ना जब डायलॉग बाजी होती है कि भैया हम ही नहीं, हमारे मतलब ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। अरे कहीं नहीं मिलेगा, जब ब्रह्मांड में तो आया कहां से, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो आया कहां से, कहीं से तो आया होगा। कहीं ब्रह्मा जी ने अपनी कोई शक्ति दी होगी, इंद्र भगवान ने दे दिया होगा। सो ये आया भले ही कहीं से, किंतु लोड को जो दिख रहा है वह सोर्स दिख रहा है, जबकि सोर्स को प्राइमरी वाइंडिंग सिंक दिख रही है, वो लगातार एनर्जी मांग रही, करे और दो और दो और दो, ये हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट, डॉट कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट, लीकेज फ्लक्स के कॉन्सेप्ट, सारे एक ही बार में चेक करिए। चलिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर में देखो, ट्रांसफार्मर में मुख्य दो चीज होती है, बाकी तो सारी सपोर्टिव चीजें हैं। क्या क्या है मुख्य दो चीजें, एक है कि ट्रांसफार्मर का कोर, दूसरा है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, जो मेन पार्ट्स है, मेन पार्ट बोल दूं या लाइव पार्ट बोल दूं, कि इनके बिना तो कुछ ही नहीं है। लाइव पार्ट्स जो है वह आपके एक है
ट्रांसफॉर्मर कोर, एक है मेरे भाई ट्रांसफॉर्मर कोर और दूसरा है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कोर एंड ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ठीक है, अगर बात हम करें ट्रांसफॉर्मर कोर की, ट्रांसफॉर्मर कोर, कोर आपके ट्रांसफॉर्मर के दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन बेसिस पे आप कहते हो, एक है कोर टाइप, दूसरा है सेल टाइप। ठीक है, तो टाइप्स की अगर अब बातें हम करें तो मेनली जो टाइप्स हैं वह कैसे हैं? कोर टाइप। ठीक है, पहला क्या हो गया? कोर टाइप, और दूसरा क्या हो गया मेरे भाई? सेल टाइप। ठीक है, पहला हो गया कोर टाइप, दूसरा हो गया सेल टाइप। इसी बात पर अब हम करेंगे इंपोर्ट ट्रांसफार्मर के। हाँ 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 हाँ। भाई साहब, अगर मुझे कंस्ट्रक्शन ये वाला दिखाना पड़ा तब तो दिक्कत हो गई। ये और गंदा है। ये तो टाइप्स हैं नहीं। अभी गड़बड़ है। चलो, कोई बात नहीं बेटा, बेटा कोई बात नहीं। मैंने एक्चुअली कुछ फिगर्स डाउनलोड कर रखे थे कि मैं अपना समय बचाऊं। कोई बात नहीं, नहीं बच रहा, नहीं बचने दो। कोर टाइप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज हाई पावर में यूज किया जाता है बच्चों। कहाँ यूज करते हैं हम इसको? हाई वोल्टेज एंड हाई पावर में उपयोग किया करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो कोर टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता है। ठीक है जी, ये आपकी एक वाइंडिंग आ गई, यह एक आपकी आ गई, यह लपेटी गई है, यह दूसरी आ गई, यह इधर आ गई। देखिए, दिस इज नोन एज लेग्स। इन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं कि यह तो पैर हैं कोर के। यह क्या थे? कोर के पैर हैं। दिस इज नोन एज लेग्स। ठीक है जी, ओके। और ये क्या हो गया? ये कोर हो गया। जो ऊपर नीचे का पार्ट है उसे अक्सर यहां पर कोर बोल दिया जाता है, और जो बाहरी आवरण है दैट इज नोन एज योक। दैट इज नोन एज योक। ठीक है, तो जो कोर अब है तो एक्चुअल कोर दोनों ना। अब आपने पैर उसको नाम दे दिया क्योंकि वो खड़ा है, क्योंकि उसी के बलबूते खड़ा है तो आपने पैर नाम दे दिया। सो यहां पर जो कोर के पास में जो वाइंडिंग लपेटी जाती है वह हमेशा एलवी वाइंडिंग होती है। इसको कभी मत भूलिएगा। यह वाइंडिंग हमेशा कौन सी होती है? एलवी वाइंडिंग। ठीक है जी। क्यों आप इसको लपेटते हो? क्योंकि एलवी वाइंडिंग मतलब वोल्टेज कम है। कम वोल्टेज की वजह से बच्चे, वोल्टेज कम है और कम वोल्टेज की वजह से ग्रेडियंट कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट जो होगी ना वह भी कम हो जाएगी। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट मेरे दोस्त कैसी होगी? वह भी कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी सर, समझ गए हम। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर आप समझ चुके हैं, अब इधर आइए। यह जो अब जो एलवी के जो ऊपर लपेटिएगा वह कौन सी होगी? वह एलवी के ऊपर आपने कौन सी लपेटी? सर एचवी होगी। दो ही तो होती है यहां पर, एलवी होती एचवी होती, और क्या? दिस इज एचवी, दिस इज ऑल्सो एचवी। ठीक है, सो कोर के पास में कौन सी आपने प्लेस की है? एचवी। दूसरी बात और समझिए,
यहां पर बच्चे ये आपने फ्लक्स दिखा दिया अपने कोर पे कि सर देखिए यह मेरा फ्लक्स है। ओके, ये है मेरा फ्लक्स है। तो फ्लक्स के कितने पाथ हैं, कितने रास्ते हैं यहाँ पर फ्लक्स के? सर सिंगल पाथ में फ्लक्स स्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर जो फ्लक्स स्टेब्लिश है वे कितने पाथ पर है? तो ये सिंगल पाथ में आपका फ्लक्स स्टेब्लिश्ड है यहाँ पर। ओहो सर, यस ब्रो, यस यस, समझ गए आप बात को। सिंगल पाथ में आपका फ्लक्स स्टेब्लिश्ड है। चूंकि बच्चे यहाँ पर सिंगल पाथ में फ्लक्स स्टेब्लिश्ड है। अच्छा एक बात बताओ, जिस सर्किट में करंट सेम होती है वे कैसा सर्किट होता है? सीरीज सर्किट सर। तो सिंगल फ्लक्स का पाथ है, मतलब पूरे सर्किट में फ्लक्स एक जगह पहुंचे तो कैसा सर्किट है? बताओ 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 सर। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। यहां जो मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है वह सीरीज बन रहा है। अच्छा ठीक है यार, ठीक है। अब यहां पर बातें शुरू करिए। सर ये वाइंडिंग जो है वो कौन सी वाइंडिंग है? वाइंडिंग का क्या नाम है? इट इज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। कोर टाइप में कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है? कंसेंट्रिक वाइंडिंग। कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं। दूसरी बात, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो यूज करते हैं हाई वोल्टेज हाई पावर पे करते हैं। ठीक है, कहां पर उपयोग करते हैं आप इसका? हाई वोल्टेज हाई पावर पे करते हैं। ओके सर। तीसरी बात, हाई वोल्टेज हाई पावर के बाद यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ कितने हैं? सिंगल मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। तो यहां पर फ्लक्स पाथ कितने हैं? 1। तो इसका मीनिंग है फ्लक्स पाथ चूंकि यहां पर 1 है तो इसका मीनिंग है, क्या है मीनिंग? कि सर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। अगली बात, चूंकि इसका उपयोग आप हाई वोल्टेज हाई पावर पे कर रहे हैं, हाई वोल्टेज हाई पावर पे मेरे दोस्त कर रहे हैं, तो यहां पर लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है। बुराई भी करो ना, हाँ बुराई नहीं करोगे, करेंगे हम तो करेंगे। तो यहां पर लीकेज फ्लक्स मेरे भाई कैसा होता है? लीकेज फ्लक्स यहां पर हाई होता है। यहां पर लीकेज फ्लक्स भी जो आपको मिलेगा वो है मेरे दोस्त कैसा मिलेगा? तो यहां पर थोड़ा सा लीकेज फ्लक्स हाई मिला करता है। अच्छा जी, यहां पर एक बात और समझिए। क्या समझिए? कि यहां पर वाइंडिंग्स प्लेस्ड कहां पर है? वाइंडिंग्स प्लेस्ड है आपके लेग्स पे, और लेग कहां पर है? आउटर पार्ट है। लेग्स कहां पर है? आउटर पार्ट है। तो अगर मान लो मैं एक हथौड़ा लेके आया और ऐसे मारा, ठीक है, हथौड़ा लाया और मारा, तो क्या हो गया? वह आपकी कहां पर अप्लाई हुआ? वाइंडिंग पे अप्लाई हो गया यार। तो यहां पर इसका मतलब है कि इट्स अ लेस प्रोटेक्टिव, मतलब मैकेनिकली लेस स्ट्रॉन्ग। मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग जो है वो लेस है, कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। लेस मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, लेस मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, ये भैया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो मैं कंपेयर कर रहा हूं ना, वो एक्चुअली कोर और सेल को है आपस में कर रहा हूं। ठीक है, किसको कर रहा हूं? कोर एंड सेल को आपस में है कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा अगली बात, यहां पर जो पूरी एलवी है वह पूरी एलवी कहां पर है? 1 2 3 4, पूरी एलवी 4 पर है। ठीक है, 1 2 3 4। तो मतलब यहां पर एलवी और एचवी जो है, एलवी और एचवी देखो, आधी इस लेग पर लपेट दी गई है, आधी इस लेग पर लपेटी गई है। ठीक है, ऐसी एचवी हाफ इस लेग पर है, हाफ दूसरे लेग पर है। ये भी क्वेश्चन करता है कि एलवी एंड एचवी लपेटी कैसी गई है? तो हाफ इन वन लेग एंड हाफ इन अनदर लेग। ठीक है, सो एलवी एंड एचवी प्लेस्ड half in one leg and half in another leg। ठीक है, एक लेग पर हाफ है, दूसरे लेग पर हाफ हो गई, दूसरे लेग पर हाफ हो गई। इतनी बातें इसकी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करनी। आ जाओ इधर, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो दोनों पर आएंगे। ठीक है, जो दोनों पर आएंगे। जो कोर, ये जो ट्रांसफार्मर है उसका जो कोर होगा, इट इज ऑलवेज मेड ऑफ द सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील में जो सिलिकॉन कंटेंट है वह कितना रहेगा? अप टू 3%, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे तो मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा, इससे ज्यादा करेंगे मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। जो वाइंडिंग आप बनाएंगे, जो वाइंडिंग आप बनाएंगे
वह नॉर्मली यहाँ पर कॉपर की वाइंडिंग बनाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग बनाने पर साइज इंक्रीज हो जाता है, तो एल्यूमिनियम नहीं यूज करना, कॉपर यूज करना है। एक बात और, जब आपने कोर में सिलिकॉन मिला दिया था 3%, तो इसने इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको भी इंप्रूव कर दिया था। क्या किया था मेरे दोस्त? इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी इंप्रूव कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। ओके, तो इसको एक बार देख लीजिए। चलते हैं फिर सेल टाइप पे। चलिए बच्चों, अगला सेल टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज योर सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखो, नंबर ऑफ लेग्स वगैरह ये सब मैंने नहीं लिखाया तो ये, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जैसे 2 लेग्स है, बाकी जो दिख रहा है वो आप ध्यान रखेंगे, उस पे मत करिएगा। कि क्योंकि अगर मुझे ये बहुत डिटेल में अगर मैं कराता तब फिर वहां ठीक था, कि मैंने सिर्फ कोड टाइप ही पढ़ाया आपको 1 घंटे में, वो अलग बात होती है। बाकी तुम तो देखते जाओ बेटा, मैं अभी सारे निपटा रहा हूँ यहीं पर। एलवी एचवी एलवी एचवी एलवी एचवी एंड एलवी। ठीक है, दिस वन। ठीक है, एलवी एचवी एलवी एचवी एलवी एचवी एलवी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एलवी एचवी एलवी एचवी एलवी एचवी एलवी। ठीक है, ये आपने दिखाई। यहां पर पहली बात क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ लेग्स जो है वो चेंज हो गए हैं। नंबर ऑफ लेग्स क्या हो गए हैं? यहाँ पर 3 लेग हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कितने लेग हैं? तो यहाँ पर 3 लेग हैं। दिस इज 5/2, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5/2, दिस इज ऑल्सो 5/2, और यहाँ पर 5 आपने दिखा दिया, ये लो
एलवी आपकी इस कलर से कर देते हैं पूरा। एचवी मेरे प्यारे बच्चों इससे कर देते हैं। ठीक है, ये एलवीएचवी आपने कर दिया। क्योंकि आपने ऐसा यहाँ पर क्या किया है कि यार एलवीएचवी दोनों सर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सैंडविच बना दिया। ठीक है, ये कैसी है? सैंडविच्ड वाइंडिंग। यहाँ पर बच्चों ये वाइंडिंग कैसी बनी है? तो ये सैंडविच्ड वाइंडिंग है। यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग है ये मेरे दोस्त? तो ये एक्चुअली सैंडविच्ड वाइंडिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, सैंडविच्ड। अथवा अथवा दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इंटरलीव्ड वाइंडिंग। सैंडविच्ड अथवा इंटरलीव्ड वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कैसी रहेगी? तो दिस इज नोन एज सैंडविच्ड और इंटरलीव्ड वाइंडिंग। ओके, अगली बात सर, यहां पर नंबर ऑफ लेग्स जो है वह 3 हो गए हैं। और जो ये वाइंडिंग रैप्ड है, जो वाइंडिंग लपेटी गई है, वह कहां पर? वह मिडल लेग पर। ठीक है, यहां पर वाइंडिंग wrapped in मिडल लेग। किस पे है? तो वाइंडिंग जो आपकी लपेटी गई है वह बीच वाले लेग पर लपेटी गई है। किसमें लपेटी गई बच्चों? तो बीच वाले लेग पर आपकी वाइंडिंग लपेटी गई है। ठीक है, क्योंकि ये वाइंडिंग प्लेस है और यहां पर फिर से मैंने क्या किया, मैंने एक हथौड़ा मारना है। मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो देखो यार, यहां डैमेज होगा, वो वाइंडिंग सेफ रह जाएगी। वाइंडिंग सेफ रह जाएगी। तो क्या है? बेटर मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग ज्यादा माना जाता है। ठीक है, यह कंस्ट्रक्शन सुटेबल है फॉर दी लो वोल्टेज एंड लो पावर के लिए। ध्यान रखिए, यहां पर जो लीकेज फ्लक्स है मेरे दोस्त, यहां पर जो लीकेज फ्लक्स है वह स्मॉल होता है। ठीक है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स यहां पर कम होता है, तो यहां पर आपको बेटर वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है। यहां पर मेरे दोस्त क्या है? बेटर वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है। यहां पर फ्लक्स के कितने पाथ हैं? 2 फ्लक्स के पाथ है ना। नंबर ऑफ फ्लक्स पाथ, नंबर ऑफ फ्लक्स पाथ यहां पर कितने हैं सर? 2 पाथ हैं। तो इसका मतलब है कि ये संट मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक सर्किट है वह एक्चुअली सीरीज में ना होकर के संट में मैग्नेटिक सर्किट है। कैसा है? संट में मैग्नेटिक सर्किट है। हमारे यहां जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इंडिया में, वह कोर टाइप ट्रांसफार्मर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। यहां पर मोर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है। मोर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, मोर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। यहां पर आपका क्या था? लेस मेंटेनेंस रहता है, लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती। अच्छा, जब यहां पर इतनी बातें कर ली हैं तो एक बात और कर लो। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितनी होती है? कमेंट करिए जरा। इट इज 0.35 टू 0.50 mm। 0.35 टू 0.50 mm इंसुलेशन थिकनेस कितनी है? 0.35 टू 0.50 mm की इंसुलेशन थिकनेस होती है। एक बार देख लीजिए अब आप इसको, क्योंकि अब आपको सीधा कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। जो बाहरी दिखता है, जितने भी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स है, वे सारे एक बार में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
हाँ जी, चलो। सो बच्चे अभी ना 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग 10 मिनट का ब्रेक रखेंगे। 10 मिनट ब्रेक, उसके बाद आता हूँ, कंस्ट्रक्शन आपको दिखाता हूँ।
चलिए भाई साहब, आगमन हो गया, पुनः शुरू करते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन का जरा एक फिगर ले लेते हैं ना। फिगर आई थिंक आ ही गया ना। चलिए, खुल जा भाई। यस, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था मेरे भाई, यही। अब बताइए, एक बार कंफर्म करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर हम लोग बातें शुरू कर दें अपनी। जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। आइए देखते हैं, यहीं पर ना पूरा कंस्ट्रक्शन बता दूंगा, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन यहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, ट्रांसफार्मर कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना दिखने पे। ट्रांसफार्मर दिखने पे मेरे भाई कैसा होता है? ऐसा ही होता है कि अंदर से देखिए कोर लगा हुआ है और बाहरी आपका ये योक लगा हुआ है। योक आपने बनाया हुआ है, किसका बनाते हैं आप लोग? हम्म, योक किसका बनाते हैं? ये आंसर आप करेंगे, ये आंसर आप करेंगे, ठीक है। यहां पर आपने ट्रांसफार्मर ऑयल भर रखा है, यहां पर आपका ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल किस पर्पज पे काम आता है? ट्रांसफार्मर ऑयल बच्चों किस पर्पज पे काम आता है? तो ये काम आता है फॉर द कूलिंग प्लस इंसुलेशन। कूलिंग प्लस इंसुलेशन के काम आता है ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल किसके काम आता है? कूलिंग एंड इंसुलेशन पर्पज। इसका जो फ्लैश पॉइंट है, इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वह लगभग 158 डिग्री सेल्सियस, ये इस पर फ्लैश पॉइंट है, ठीक है। यहां पर दूसरा आपका बकॉज रिले दिखाया गया, तो भैया बकॉज रिले है गैस एक्चुएटेड रिले। गैस एक्चुएटेड रिले होती है। ये कहां पर कनेक्टेड होती है? दिस इज योर मेन टैंक, दिस इज योर मेन टैंक एंड दिस इज योर कंजर्वेटर टैंक। वैसे अंदर लगी होती है, दिखाया थोड़ा सा यहां पे जा रहा है, कोई बात नहीं, आपका काम चल जाएगा। तो भैया गैस एक्चुएटेड रिले है, इंटरनल फॉल्ट को प्रोटेक्शन देता है, इंटरनल फॉल्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, इंटरनल फॉल्ट को कंप्लीट प्रोटेक्शन आपका प्रोवाइड करता है। ये कनेक्टेड कहां पर है? इट इज कनेक्टेड बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक, बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। तो भाई साहब ये कनेक्टेड कहां पर है? तो ये वास्तव में कनेक्टेड होता है बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में। यहां पर आप देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्मिनल की बुशिंग लगी हुई है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्मिनल की बुशिंग लगी हुई है। बुशिंग का क्या काम है? देखिए क्या हो रहा है कि यह जो कंडक्टर्स हैं, ये तो लाइव कंडक्टर हैं, इसमें तो करंट फ्लो कर रही है, इसमें बच्चों क्या हो रही है? करंट फ्लो कर रही है। अब इसको अगर आप बाहर निकालते हैं तो कहीं ये आपका जो योक आपका बना है, जो बाहरी पार्ट है, वह भी बना तो मेटल का है, ठीक है, वह बना तो आयरन का ही है। तो कहीं उस पर आपका ये टच ना हो जाए, तो ये प्रोवाइड कर रहा है आइसोलेशन बिटवीन, आइसोलेशन बिटवीन किसी किसके बीच में? कंडक्टर एंड, कंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर बॉडी, ठीक है। ये आइसोलेशन दे रहा है ट्रांसफार्मर बॉडी और ट्रांसफार्मर बॉडी और आपके कंडक्टर के बीच में ये आइसोलेशन कर रहा है। सर ये बना किसका होता है? ये बना किसका होता है? ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो इट इज मेड ऑफ पोर्सलिन, पोर्सलिन एंड, या तो ये पोर्सलिन का बना होता है, या तो ये पोर्सलिन का बना होता है, या सेरेमिक का बना होता है, सेरेमिक। ध्यान रखिएगा, सेरेमिक का आप यूज करेंगे ऑयल टाइप पे, और ये जो यूज करेंगे ये सॉलिड आइसोलेशन पर आप लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट यहां पर दिखाया गया है, एक्चुअली एक्सप्लोजन सीट एक होती है। यहां पर जैसे ना, यहां पर आपके लिए बना देता हूं, एक आपका ग्लास का बना हुआ सीट है, ठीक है। दिस इज योर एक्सप्लोजन सीट,
ठीक है, एक्सप्लोजन सीट। अगर आपका ट्रांसफार्मर में काफी ज्यादा हीट उत्पन्न हो जाए, अगर आपके मित्रों ट्रांसफार्मर में काफी ज्यादा हीट उत्पन्न हो, तो उस हीट की वजह से यहाँ पर गैस बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो गैस यहाँ बहुत जनरेट होगी, तो ये क्या करेगा, एक्सप्लोजन सीट जो है वह ग्लास की इसलिए बनाई है कि ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा और यहां से गैस निकल गई, वही काम यहाँ पर एक्सप्लोजन वेंट से इन्होंने करवाया हुआ। मैं एक्सप्लोजन सीट यहाँ पर बोल रहा हूं। तो ये बना किसका था, ग्लास का बना हुआ था। ठीक है, ग्लास का बना हुआ था। ठीक है जी, ये जो कूलिंग ट्यूब है इसे रेडिएटर ट्यूब भी बोलते हैं, रेडिएटर ट्यूब भी बोला करते हैं। ठीक है जी, इसे रेडिएटर ट्यूब भी बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर के बाहर ऐसे बेटा लगा होता है, जैसे ये है ना, ये है, ऐसे ऐसे आपकी ट्यूब्स होंगी, ऐसे ऐसे ट्यूब्स होंगी, जिसमें आपका ये ट्रांसफार्मर की हीट को अब्सॉर्ब करेगा। ये बच्चे क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर की ट्यूब उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक यहां पर लगा हुआ है। कंजर्वेटर टैंक आपका क्या करेगा, जब आपका ऑयल जो है गर्म होगा, जब ऑयल बच्चे यहां पर गर्म होगा, तो वह जा करके वह गर्म हो जाए, गर्म वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वह ऊपर हो जाएगा। जब गर्म वाला पार्ट मेरे भाई ऊपर होगा, तो उसको हमने यहां पर पहुंचा दिया कंजर्वेटर टैंक पे। ठीक है, ये क्या करेगा, अभी ये एटमॉस्फेयर के जल्दी संपर्क में आ रहा है, तो इसको ठंडा कर देगा। जब ठंडा हो जाएगा ऑयल, तो यहां नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो कंजर्वेटर टैंक आपने क्यों किया है, टू गेट हीटेड ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, एक्सपेंशन वगैरह के समय पर ऑयल यहां पर चला गया। ब्रीदर का काम है ब्रीद इन करना, ब्रीद इन करना एंड ब्रीद आउट करना, ब्रीद इन करना एंड ब्रीद आउट करना। अच्छा सर, हाँ बेटा, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना। ब्रीद इन आपका कब करेगा, लो लोड पर करेगा। याद रखिए, हमेशा ब्रीद इन कब होगा, लो लोड पर, लो लोड पर। एंड हाई लोड पर ब्रीद आउट करेगा, हाई लोड पर ब्रीद आउट करेगा। ब्रीदर में हम लोग भरते हैं सिलिकॉन जेल, ब्रीदर में हम लोग भरते हैं सिलिका जेल। ध्यान रखिएगा, ब्रीदर में हम लोग बच्चों क्या रखते हैं, तो ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल रखा करते हैं। सिलिका जेल क्या करता है, अभी देखो, जब यहां पर ये एयर जब सक करेगा या एयर रिलीज करेगा, इंपॉर्टेंट है सक करने की सिचुएशन पे, तो कहीं मॉइस्चर ना आपके एयर में रह जाए, कहीं आपके एयर में मॉइस्चर ना रह जाए, तो सिलिका जेल क्या करेगा, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करेगा फ्रॉम द एयर। ठीक है, ये बच्चे क्या करेगा, ये है सिलिका जेल, ये है सिलिका जेल, और ये क्या करने वाला है, अब्जॉर्व, एब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ये एयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेगा, मॉइस्चर से एयर को क्या करेगा, अब्जॉर्व कर लेगा। इसके बारे में भी और जरा बातें जान लीजिए। ये ड्राई स्टेट पे जब होगा सिलिका जेल, ड्राई पर, तो ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, ड्राई पर ब्लू कलर का होगा। जब सिलिका जेल मॉइस्चर अब्जॉर्व कर रहा है, अब्जॉर्व कर रहा है, अब्जॉर्व करते करते क्या हो जाएगा, यह मॉइस्चर अब्जॉर्व करते करते बच्चे क्या कर लेगा, अब्जॉर्व जब यहां पर हो जाएगा, तो ये मॉइस्चर आ गया। ठीक है, विद मॉइस्चर, तो जब यहां पर मॉइस्चर आ गया, तो ये क्या करने, ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अभी पिंक हो गया तो ये खराब हो गया, आप इसको गर्म करिए, सिल्का जेल निकालिए और सिल्का जेल को गर्म कर लीजिए। जब आप बच्चे सिल्का जेल को गर्म कर देते हैं, तो मॉइस्चर इसका निकल जाता है बाहर। तो आप ये 3-4 बार ऐसे प्रोसेस कर सकते हो, सिल्का जेल वेस्टेज नहीं हो रही, किंतु धीरे धीरे इसकी क्वालिटी घट रही है। ठीक है, अब अनयूज्ड सिचुएशन पर है, अनयूज्ड सिचुएशन पर है, तो भैया अनयूज्ड सिचुएशन पर ये कैसा हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त, तब ये व्हाइट हो जाएगा। ठीक है जी, और यहां पर कुछ देखना है, कोर किसका बनाया था, सिलिकॉन स्टील का आपने कोर बनाया था, सिलिकॉन स्टील का आपने कोर बनाया था। बाकी प्राइमरी सेकेंडरी बुशिंग ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देख लीजिए एक बार।
चले भाई नेक्स्ट करें। चलिए, एक यहां पर बच्चों आता है एक टर्म दैट इज नोन एज स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू नेट क्रॉस नेट एरिया ऑफ कोर डिवाइडेड बाय द ग्रॉस एरिया ऑफ कोर। ये शायद आपसे कभी पूछ ले, तो इसलिए हमने यह भी आपको समझा दिया। ठीक है, यह भी आपको समझा दिया। ठीक है, ये बातें हुई। अब अगली बात जरा करते हैं। अब जरा बच्चों दूसरी बातें करते हैं। दूसरी बातें क्या करनी है कि अब यहां पर देखते हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। चलिए, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सो दो टेस्टिंग हम नो लोड टेस्टिंग एक्चुअली करने वाले हैं। नो लोड टेस्टिंग हम लोग बच्चों करने वाले हैं। सो नो लोड टेस्ट आपके जो होते हैं, नो लोड टेस्ट जो आपके होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक है ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दूसरा है बच्चों शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अच्छा, ये टेस्टिंग के दौरान ही आपको लॉसेस का भी पता चल जाता है। जब लॉसेस का पता चल गया, टेस्टिंग के दौरान ही आपको इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाता है। और जब एक बार इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा तो मैं आपका ऑन लोड का फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर दूंगा। तब मैं क्या करूंगा, ऑन लोड का बच्चों फेजर डायग्राम भी आपके लिए ड्रॉ कर दूंगा। तो चलिए फिर ओपन सर्किट टेस्ट से शुरुआत करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से शुरुआत करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट है, टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पर बच्चों यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। चूंकि V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यह टेस्ट रेटेड फ्लक्स पर परफॉर्म किया जाता है। यह टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, रेटेड फ्लक्स पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड फ्लक्स। टेस्ट किस पे बच्चों हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सो रेटेड फ्लक्स पर भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखो ये कॉमन हो गया है, जब आपसे पूछा जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी सबको पता है। हो सकता है कभी क्वेश्चन घुमा के रख दे कि फ्लक्स के बेस पे रख दे, तो आप कह सकते हैं यस इट्स परफॉर्म्ड इन द रेटेड फ्लक्स। ठीक है, ये टेस्ट जो परफॉर्म होता है, एट परफॉर्म्ड एट लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड। ठीक है, लो वोल्टेज साइड पर परफॉर्म किया जाता है। जबकि हाई वोल्टेज साइड जो होती है, हाई वोल्टेज साइड जो होती है मेरे बच्चों, वह ओपन सर्किट रखी जाती है। वह क्या होता है, वह अक्सर ओपन सर्किट रखा जाता है। अब आपके लिए हम ड्रॉ करेंगे इसका सर्किट। क्योंकि यहां पर एक चीज और समझिए कि यहां पर एक्चुअली क्या है, अभी तक आपका लोड नहीं कनेक्टेड है। और बच्चे नो लोड पर जो ट्रांसफार्मर है वह खुद ही एक प्रॉपर रिएक्टर है। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होता है, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर जो होता है मेरे दोस्त, वह कैसा होता है, काफी पुअर पावर फैक्टर होता है। काफी पुअर पावर फैक्टर होता है।
बोले सर सप्लाई तो दे दीजिए, लो भैया दे दी सप्लाई। दिस वन, ठीक है, दिस इज। तो अगर अब इसके बारे में हमने देखा, हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए हैं वो बच्चे कहां पर कनेक्ट किए हैं, इन द लो वोल्टेज साइड कनेक्ट किए। और मैंने बोला कि नो लोड कंडीशन पे जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है वो पुअर है। तो जो वाट मीटर यूज करिएगा, जो वाट मीटर मेरे दोस्त यूज करिएगा, वह कैसा होना चाहिए, लो पावर फैक्टर वाट मीटर। यहां पर आपको कैसा वाट मीटर यूज करना है, तो ध्यान रखेंगे कि ये लो पावर फैक्टर वाट मीटर होगा। अगर आपने बच्चे यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर यूज कर लिया, अगर आपने यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर यूज कर लिया, तो कंफर्म है कि यहाँ पर आपको हो जाएगी दिक्कत। सर कैसी दिक्कत, भैया रीडिंग आएगी गलत। यहाँ पर रीडिंग कैसी आ जाएगी, गलत आ जाएगी। ठीक है, जैसे अब आपको करना क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाएगा। कितने तक जाएगा, 10 से 15% तक आपका वोल्टेज जाता है, 10 से 15% तक आपका वोल्टेज जाएगा। जैसे ही आपको रेटेड वोल्टेज अपना एलवी का मिल गया, आप जाइएगा अमीटर और वाट मीटर की रीडिंग अपना मेजर कर लीजिएगा। वाट मीटर इस समय जो रीडिंग मेजर करेगा वह टोटली लॉसेस की रीडिंग मेजर करेगा। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी आपका ओपन है, सेकेंडरी में कोई लोड तो कनेक्टेड नहीं है। तो ट्रांसफार्मर पावर तो ले रहा है बट कहीं सप्लाई नहीं कर रहा, पावर तो ले रहा है बट कहीं सप्लाई नहीं कर रहा। और ये अगर ये सप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसने क्या कराया, सारा का सारा एनर्जी वेस्टेज कर दिया, सारा का सारा एनर्जी वेस्टेज कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये जो मेजर करेगा एनर्जी, वह क्या हुई, वह ओनली लॉसेस मेजर कर रहा है। ठीक है, लॉसेस मेजर कर रहा है। अब यहाँ पर आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वह क्या क्या आते हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स जो आते हैं वह क्या क्या आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यह आपको कोर लॉस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, क्या सर यहाँ पर ओमिक लॉस नहीं होते, आंसर है कि ओमिक लॉस बेटा होते हैं, बट इसकी वैल्यू काफी छोटी होती है। ओमिक लॉस होते तो है बट वैल्यू काफी छोटी होती है, इस वजह से आप लोग, इस वजह से आप ओमिक लॉस को निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर इस समय जो करंट फ्लो करेगी वह ओनली एक्साइटिंग करंट है, ओनली एक्साइटिंग करंट है। एक्साइटिंग करंट ओनली 2 to 5% होती है, बहुत ज्यादा आपको करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस वजह से बच्चों ये जो रहेगा, ये जो केस आपका बनेगा, ओमिक लॉस को निग्लेक्ट करेगा। ठीक है, ओमिक लॉस को निग्लेक्ट करेगा। दूसरा यहां पर ये प्रोवाइड करा देता है संट ब्रांच पैरामीटर्स। ठीक है, ये आपको दूसरी क्या डेटा प्रोवाइड कराता है, संट ब्रांच पैरामीटर्स। संट ब्रांच पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, तो यहां पर आरसी और एक्सएम प्रोवाइड करा देता है। ठीक है जी, दिस वन, आरसी एंड एक्सएम, ये चीजें प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखेंगे आरसी का वैल्यू जो होता है वह हाई रखा जाता है, आरसी का वैल्यू जो होता है वह नॉर्मली हाई होता है, वी स्क्वायर बाई आरसी, जिससे कि मान आपका कोर लॉस का कम हो जाए, जिससे कि आपके कोर लॉस का मान बच्चे क्या रहेगा, कम आ जाएगा। ठीक है, अनदर इंफॉर्मेशन क्या देता है, ये बच्चों आपको टर्न्स रेशियो की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता है। ये तीसरी बात क्या करता है, ये टर्न्स रेशियो की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता है। चेक करिए।
चलिए, सो जो इनपुट पावर है वह आपकी पीसी कहलाएगी, जो कि एक्चुअली कोर लॉस है, जो कि एक्चुअली बच्चों क्या है, मात्र आपकी कोर लॉस है। हाँ जी, सो इनपुट पावर आपने बोली पीसी। तो देखिए यहां पर अब अगर मैं आपको थोड़ा सा सर्किट और अच्छे तरीके से दिखाऊं, क्योंकि इसने जो पैरामीटर्स देना है वह सिर्फ ये वाले दे रहा है, ठीक है। दिस इज योर आरसी, दिस इज एक्सएम। इनपुट वोल्टेज बच्चों आपने क्या दिया, V1 दिया। और चूंकि सेकेंडरी पर करंट अभी आपकी नहीं जा रही, तो मात्र यहां पर जो करंट आई है दैट इज I0, ठीक है। यहाँ I1 अभी तक फ्लो ही नहीं हो रही है, I1 यहाँ पर अभी तक फ्लो ही नहीं हो रही है, तो I0 यहीं पर जानी है। किंतु I0 आपकी दो पार्ट में आ गई, एक हो गया IC और एक हो गया IM, ठीक है मेरे दोस्त। एक हो गया IC और दूसरा हो गया IM। ओके, सो ये जब रहा, तो पीसी की वैल्यू मैंने आपसे पूछी कि यार एक काम करो जरा पीसी मुझे बताया, तो आपने कहा कि सर V1 I0 इंटू कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट। सो कोड लॉस आपका कितना निकला, सो इट इज V1 I0 इंटू कॉस थीटा नॉट, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपके फेजर की भी बात कर लेता, अगर मैं आपके लिए फेजर यहां पर चलो थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं कि दिस इज फॉर द फाइव, दिस वन इज योर V1, ये है बच्चों E1 कॉमा E2। तो वास्तव में जो I0 है ना वो बेटा यहां पर है कहीं पर। I0 और फाई में फेज डिफरेंस होने का कारण इसका मैग्नेटिक मटेरियल बनता है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लूप बनता है, जिसमें बी और एच सेम फेज नहीं चलते हैं। तो जो मैंने 15 डिग्री आपको प्रीवियसली अभी लिखाया था ना, वह बच्चे यहां पर था समथिंग, यह 15 डिग्री था लगभग, लेकिन नहीं लिखना चाहिए, नहीं गड़बड़ कर देगा, फिर आप इसको परमानेंटली मान लेंगे। यह लेकिन लगभग 75 डिग्री हम लोग अक्सर दिखा देते हैं, ठीक है। यह चीज मैंने दिखाया था। देखो I0 के दो पार्ट हैं, I0 के बेटा दो पार्ट है, एक कोर लॉस कंपोनेंट है और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर किसके लिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपने इसको IM दिखा दिया, ठीक है। जबकि यहां से साफ मुझे पता चल रहा है कि देखिए जो कोर लॉस वाला कंपोनेंट है जो लॉस करा रहा है, उसमें तो सर यह वोल्टेज के तो सेम फेज चला गया, क्योंकि वो तो एक प्रकार से सिर्फ रेजिस्टेंस था। तो दिस इज IC, दिस इज IC। तो यहां से अगर आप कुछ डेटा निकालें, तो पहली बात IC इज इन सेम फेज, IC इज इन सेम फेज ऑफ V1, IC इज इन सेम फेज ऑफ V1, ठीक है। दूसरा IM लैक्स V1 बाई 90 डिग्री। I1 जो है सॉरी IM जो है वह V1 से 90 डिग्री लैग करता है, दूसरी बात। अब आइए जरा तीसरी बात पर, ठीक है, कि सर IM और IC की वैल्यू बतलाइए। तो IM इज इक्वल टू है I0 साइन थीटा नॉट, कौन सा ये वाला एंगल लेना है, ठीक है, अल्फा मत लीजिएगा। और IC है IC इज इक्वल टू I0 cos थीटा नॉट, IC इज इक्वल टू है I0 cos थीटा नॉट एंड IM है I0 sin थीटा नॉट। तो अब यहां से जब बढ़ते बढ़ते मैं आया, मैंने कहा यार मुझे ना RC की वैल्यू चाहिए बेटा, मुझे ना RC की वैल्यू चाहिए। तो आपने RC की वैल्यू मुझे बताई सीधे कि सर V1 डिवाइडेड बाई IC लिख दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने इसको V1 डिवाइडेड बाई I0 cos थीटा नॉट लिख दिया, V1 डिवाइडेड बाई I0 इंटू कॉस थीटा नॉट लिख दिया। सिमिलरली एक्सएम मैंने आपके लिए V1 डिवाइडेड बाई IM लिखा, दैट इज V1 डिवाइडेड बाई IM साइन थीटा नॉट, ठीक है जी। ये यहां पर आपका डेटा आ गया, ठीक है। आपको जो डेटा आरसी और एक्सएम का चाहिए था वह डेटा भी यहां पर मैंने
आपको प्रोवाइड कर दिया। अगली यहां पर बात, चूंकि सर ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान कोई भी आउटपुट नहीं गया है, ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान कोई भी आउटपुट नहीं गया है, इसका मीनिंग है कि इस टेस्ट के दौरान जो इफिशियंसी आएगी, परसेंटेज इफिशियंसी, वह जीरो होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आउटपुट बाई इनपुट करेंगे, आउटपुट की वैल्यू शून्य है। तो ना सिर्फ ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान ये जीरो होती है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान भी 0% ही रहेगी। आप एक बार इसको देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट इज योर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला जो आपका टेस्ट है वह है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला टेस्ट कौन सा है? तो ये है मेरे दोस्त शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ करता है। देखो, ओपन सर्किट टेस्ट बेटा रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म किया जाता है, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म किया जाता है। व्हाइल शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड करंट एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। टेस्ट परफॉर्म्ड एट रेटेड करंट एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यह जो टेस्ट है वह रेटेड करंट एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी के दौरान परफॉर्म किया जाता है। अगली बात, टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट एचवी साइड, एचवी साइड। किंतु आपने एक बात अभी गौर नहीं की शायद, यह रेटेड करंट पर परफॉर्म किया जाता है, यह रेटेड करंट पर परफॉर्म किया जाता है। तो रेटेड करंट कब फ्लो होती है? रेटेड करंट बच्चे फुल लोड पर फ्लो होती है। सो जहां वह नो लोड टेस्ट था, वहीं यह शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल लोड टेस्ट कहलाता है, ऑल्सो नोन एज फुल लोड टेस्ट। ये कैसा कहलाएगा? ये फुल लोड टेस्ट कहलाएगा आपका। चलिए, लेट अस ड्रॉ द सर्किट। This is LV side and make it short circuit. Make it short circuit. Okay. And यहां पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए? ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से कनेक्ट कर दीजिए। अगली बात, दिस इज योर वाट मीटर। वाट मीटर कैसा यूज करिएगा? यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करिएगा। ठीक है, यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर हम लोग प्रयोग करेंगे। हम लोग कैसा वाट मीटर यूज करेंगे? यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर। चूंकि यहां पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है, चूंकि बच्चे यहां पर वाइंडिंग जो है वह शॉर्ट सर्किटेड है सेकेंडरी पे, तो बहुत हाई वोल्टेज आपको नहीं चाहिए। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं, तो 10 से 15% का आप वोल्टेज प्रोवाइड कर दीजिए, आपका रेटेड करंट परफॉर्म कर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? यह आपको रेटेड करंट दे देगा 10 से 15% के वोल्टेज पर ही। ओके, ठीक है जी। अच्छा सर, ठीक है, आपने बोला तो हमने मान लिया। अच्छा, अगर आपने इतने ही आप अच्छे इंसान हैं तो जरा इसके रिजल्ट्स लिखिए कि यहाँ पर रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं। तो पहला रिजल्ट यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर कॉपर लॉस मिलता है। यहाँ पर कॉपर लॉस, जिसे हम लोग ओहमिक लॉस भी बोलते हैं, वह यहाँ पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है? कॉपर अथवा ओहमिक लॉस यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर
इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर मिलते हैं। यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स बच्चों प्राप्त होते हैं। कैसे पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं? सो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स प्राप्त होते हैं। इसमें जो डेटा प्राप्त होता है, इसमें जो बच्चों डेटा प्राप्त होता है, उस डेटा की हेल्प से हम लोग पा सकते हैं शॉर्ट सर्किट, सॉरी, हम पा सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। हम लोग पा सकते हैं क्या? वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग पा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ सिंगल टेस्ट इज सफिशिएंट टू गेट वोल्टेज रेगुलेशन। ओपन सर्किट टेस्ट इज सिंगल टेस्ट इज सफिशिएंट टू गेट द टर्न्स रेशियो। सिंगल टेस्ट, ध्यान रखेंगे, ये सिंगल टेस्ट भी सफिशिएंट होते हैं इन डेटास के लिए। ठीक है। अब सर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर कैसा है दिखने में? ऐसा है। ऐसे आपको कुछ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स यहां पर मिल जाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा आपको दिखने में रहेगा कि ये लीजिए, ये आ गया। अच्छा एक सेकंड, इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। दिस इज V2 I2। यहां एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां पर एक बात आप लोग और ध्यान रखेंगे कि बच्चे यहां पर कोर लॉस निग्लेक्टेड होता है। यहां पर कोर लॉस क्या रहेगा? निग्लेक्टेड रहेगा। कोर लॉस निग्लेक्टेड रहेगा। ठीक है। यहां पर भी परसेंटेज इफिशियंसी जो है वह 0% है। यहां पर भी जो मेरे भाई परसेंटेज इफिशियंसी है वह कितनी है? वह 0% की रहेगी। ठीक है, चेक करिए। चलिए, इक्विवेलेंट impedance, equivalent impedance ZEH is equal to VSC divided by ISC. It is VSC divided by ISC. आपसे कहें कि नहीं नहीं मुझे इंपीडेंस नहीं चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। और EH अगर आपसे पूछे तो इट इज ओहमिक लॉस डिवाइडेड बाय ISC स्क्वायर। ओहमिक लॉस डिवाइडेड बाय ISC स्क्वायर। एंड अगर आपसे XEH पूछ ले तो निकाल दीजिए अंडर रूट ZEH स्क्वायर माइनस REH स्क्वायर। ठीक है, इट इज XEH इज इक्वल टू अंडर रूट ZEH स्क्वायर माइनस REH स्क्वायर। ऐसे यहां पर आपको पैरामीटर्स प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे बच्चों आपको क्या हो गए? इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स भी मिल गए। कंबाइंड रिजल्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट। अभी एक डेटा नहीं अभी तक आपने प्राप्त कर सके। देखो, आपने संट ब्रांच पैरामीटर प्राप्त कर लिए, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर प्राप्त कर लिए, कोर लॉस आपने प्राप्त कर लिए, वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त कर लिया, टर्न्स रेशियो प्राप्त कर लिया। एक पैरामीटर है, एक चीज है जो अभी तक आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए आपको कंबाइंड रिजल्ट रिक्वायर्ड है, दैट इज इफिशियंसी। क्योंकि इफिशियंसी में कोर एंड ओहमिक दोनों लॉस चाहिए होते हैं, तो आपको दोनों टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, टू गेट इफिशियंसी, टू गेट इफिशियंसी, टू गेट इफिशियंसी, both test is required। ध्यान रखेंगे, हमें इफिशियंसी प्राप्त करने के लिए दोनों टेस्ट रिक्वायर्ड है। हमें इफिशियंसी प्राप्त करने के लिए दोनों टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। सिंगल टेस्ट के द्वारा हम इफिशियंसी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिंगल टेस्ट के द्वारा हम लोग इफिशियंसी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट दिस वन।
और ठीक है, सेशन भी अभी का यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट सेशन पे, अगले पर करवाता हूँ 2 से 3 घंटे में आपका नेक्स्ट के ट्रांसफार्मर में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, सो ऑन एवरेज हम लोग 5 आवर में लगभग एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ट्रांसफार्मर जैसे हो जाएगा लगभग 5 घंटे में, फिर डीसी डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, एसी सिंगल फेज मशीन, तो वह हम लोग करेंगे। नेक्स्ट मुलाकात आपसे होने वाली है एमसीक्यू सेशन पे, तो से मिलते हैं। लॉट्स ऑफ थैंक यू। जय जगन्नाथ।